सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट दो लेक्चर में हमने ऑलरेडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 3-phase डायोड ब्रिज रेक्टिफायर इज फेड फ्रॉम अ 400 वोल्ट RMS वोल्टेज and 50 hertz source. If the load is purely resistive, then the peak of instantaneous output voltage is equal to। तो यहाँ पे इन्होंने दिया 3-phase डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का जो इनपुट है वो 400 वोल्ट RMS है और इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो आउटपुट का जो इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज का जो पीक रहेगा वो क्या रहेगा। तो हमें पता ही है जो पीक वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये RMS दिया है। तो पीक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसको जो VRMS रहेगा तो VRMS को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, ओके, ताकि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू या फिर जो पीक वैल्यू है वो हमें मिलेगी। तो इसलिए VRMS यानी कि 400 वोल्ट मल्टीप्लाई अगर हम लोग √2 करेंगे तो ये होगा पीक वोल्टेज ऑफ द आउट। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय √2 वोल्ट, ओके। ये HGBNL एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2018 में और UPSC में पूछा गया था ईयर 2022 में, यानी कि लास्ट मंथ ही ये एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंगल फेज full bridge inverter with switches S1 and S2 in one leg and S3 and S4 in other leg connected along with the feedback diodes D1 and D2 and D3 and D4 respectively develops a square voltage across an RL load. The conducting devices carrying currents during the time intervals T0 to T1, T1 to T2, T2 to T3 and T3 to T4। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर जिसमें 4 स्विचेस यूज किए हैं और उसके अक्रॉस 4 डायोड हम लोगों ने कनेक्ट किया, फ्री व्हीलिंग डायोड जो होते हैं वो, और एक RL लोड को हम लोग सप्लाई है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि जो कंडक्ट करते वक्त कौन से जो यहाँ पे डिवाइस स्विचेस है वो कंडक्ट करेंगे, यानी कि डायोड कंडक्ट करेगा या फिर स्विच कंडक्ट करेगा या फिर दोनों एक साथ कंडक्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने पूछा। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ये होता है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का, जहाँ पे आप देख सकते हो 4 स्विचेस कनेक्टेड है और हर एक स्विच के अक्रॉस एक एंटी पैरेलल डायोड है वो कनेक्ट है और RL लोड हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, कनेक्ट किया है, जिसका वोल्टेज और करंट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सबसे पहले क्या दिया है इन्होंने, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, ओके। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यानी कि हमें जो आउटपुट पे है वो वोल्टेज का जो वेवफॉर्म मिलेगा वो स्क्वायर वेव मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर वेवफॉर्म मिलेगा। और जो I0 का जो करंट होता है वो लोड पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे RL लोड प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो हमें वेवफॉर्म दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ओके। तो जब भी हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो I0 का वेवफॉर्म है तो ऑब्वियसली RL सर्किट है तो जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगा, ओके। तो यहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज 0 से चालू हो रहा है वहाँ पे ये जो वेवफॉर्म है करंट का ये यहाँ पे T1 से चालू हो रहा है, ओके। जो पीछे वाला है वो ऑलरेडी कंडक्टेड हुआ है, लेकिन अगर हमको समझना है तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ से 0 स्टार्ट होता है 0 से। तो T1 से लेके आप यहाँ पे देख सकते हो T1 से T2 ड्यूरेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो Q1 और Q4 है वो ऑन है, ओके। तो अगर Q1 और Q4 है वो ऑन है तो ये जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे जो हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ तो इससे ये ऐसे फ्लो होगा T1 और T2। तो यहाँ पे Q1 और Q4 यानी कि जो स्विच S1 और S4 है वो कंडक्ट करेंगे बिटवीन T1 एंड T2, ओके। तो T1 एंड T2 में S1 एंड S4, ओके। तो एक ही इन्होंने ऑप्शन करेक्ट दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है, S1 और S4 है वो कंडक्ट करेगा। यहाँ पे हमें आंसर तो मिल गया है लेकिन हम लोग वापस से चेक करते हैं कि जो बाकी के जो है वो भी करेक्ट है कि नहीं। T2 से लेके T3 के बीच में यहाँ पे है वो आप देख सकते हो वोल्टेज है वो रिवर्स हो गया, लेकिन जो करंट है वो रिवर्स नहीं होगा, वो भी अभी पॉजिटिव ही है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होते जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंडक्टर है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज रिवर्सल को अलाउ नहीं कर देता, ओके। तो अभी करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा फ्रॉम A से लेके B तक, लेकिन अभी इसको पाथ है वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये D3 और ये वापस यहाँ पे सोर्स से आके D2 से है वो पाथ कंडक्ट करेगा, ओके। तो जब भी T2 से T3 ड्यूरेशन के बीच में डायोड D2 और D3 है वो कंडक्ट करेंगे, ओके। तो जब भी वापस से अब यहाँ पे देख सकते हो जो करंट है वो धीरे धीरे यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो वोल्टेज है वो रिवर्स ही है। उसके बाद करंट 0 होने के बाद T3 से T4 ड्यूरेशन के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं Q2 और Q3 है वो कंडक्ट करेंगे, ओके। तो जब भी करंट है वो रिवर्स होगा, करंट अभी B से A में फ्लो होना चालू होगा, तब क्या होगा, ये जो VD है जो सोर्स वोल्टेज है ये अभी Q3 से लेके करंट डायरेक्शन ऐसे और बाद में Q2 से लेके ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो Q यानी कि स्विच के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और ये वापस ये जो हमें वेवफॉर्म मिलेगा इतना, ये D1 और D4 कंडक्ट करेगा। तो T4 से लेके T5 तक और जो यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से लेके T1 का जो ड्यूरेशन है वो सेम ही है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे ये वापस से इतना ही कंडक्ट करेगा D1 और जो D4 जो डायोड्स है, ओके। तो ये ऐसे कंडक्ट करेगा अभी,
ये D1 और D4 से ऐसे कंडक्ट करेगा अपोजिट टू द ओरिजिनल वेव, यानी बी से लेके ए तक यहाँ पे आपको करंट फ्लो होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एपी ट्रांसको के ये एग्जाम में ईयर 2019 में, और सेम क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी पूछा गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ड्यूअल कन्वर्टर द सर्कुलेटिंग करंट इज डैश। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस ड्यूअल कन्वर्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यूअल कन्वर्टर क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल फेज एक ड्यूअल कन्वर्टर है और 3 फेज भी ड्यूअल कन्वर्टर है। ड्यूअल कन्वर्टर नाम में ही दिया है कि 2 कन्वर्टर्स है वो उसमें यूज होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकती हो कन्वर्टर मतलब जो रेक्टिफायर हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं, जो जहाँ पे 4 SCR यहाँ पे कनेक्टेड है फॉर सिंगल फेज। तो ये पॉजिटिव ग्रुप हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव ग्रुप कन्वर्टर, और ये जो सेकंड है ये नेगेटिव ग्रुप कन्वर्टर, ऐसे हम लोग इसे कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है और दोनों के बीच में एक कॉमन लोड है। तो मेन प्रॉब्लम क्या होता था, जो सिंगल फेज रेक्टिफायर था उसमें जो करंट है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ओके, और अगर हमें लोड में बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो करवाना है तो वो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर से पॉसिबल नहीं होता था। तो इसलिए हम लोगों ने ये जो ड्यूअल कन्वर्टर है इसका इन्वेंट किया, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव ग्रुप के वजह से जो करंट है ये अभी टॉप से बॉटम में फ्लो होगा। ओके, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, जो करंट है कन्वर्टर 1 के वजह से ये अभी टॉप से बॉटम में फ्लो होगा, ये I0 का करंट है। और जब भी इसके वजह से जो करंट फ्लो होगा वो अभी बॉटम से लेके टॉप तक होगा। ओके, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके हेल्प से जो करंट है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, और इसके वजह से जो वोल्टेज भी हमें मिलेगा ऑब्वियसली वो भी अपोजिट रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज रहेंगे। तो सिमिलरली 3 फेज ड्यूअल कन्वर्टर भी होता है, जैसे सिंगल फेज होता है वैसा ही 3 फेज होता है। कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप कन्वर्टर है। तो इसका मेन एडवांटेज है कि हमें इसके हेल्प से 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, जो सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर है उसके हेल्प से हमें 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है वो नहीं पॉसिबल होता है। तो इसका वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। हम लोग सिंगल फेज के बारे में देख रहे हैं, तो उसका जो वेवफॉर्म रहेगा वो क्या होता है, आउटपुट क्या रहता है सिंगल फेज कन्वर्टर का 2Vm/π cos अल्फा, करेक्ट, 2Vm/π cos अल्फा। तो दूसरे का भी सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर एक कन्वर्टर का ऐसा रहेगा तो दूसरे कन्वर्टर का रहेगा -2Vm/π cos अल्फा। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा लेकिन दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज रहेंगे। अगर हम लोग cos अल्फा के रिलेटेड प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये V01 का वेवफॉर्म है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये V01 का है और ये V02 का है। ओके, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट कन्वर्टर और ये आउटपुट ऑफ द सेकंड कन्वर्टर। तो इसलिए cos अल्फा की वजह से हमें जो V01 का वैल्यू जो मिल रहा है V01 का वो ऐसे मिल रहा है, और माइनस cos अल्फा की वजह से हमें जो V0 का वैल्यू है वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक दूसरे को इक्वेट करेंगे तो अगर आप इक्वेट करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा अल्फा और अल्फा 2 के टर्म्स में। ये होता है α1 + α2 = 180 डिग्री में, यानी कि अगर आप देखोगे पूरे सर्किट में तो α1 + α2 दोनों 180 डिग्री से वो कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप वेवफॉर्म में देख सकते हो, आप कोई भी इंस्टेंट पे अगर चेक करोगे तो α1 + α2 का अगर आप मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो वो 180 डिग्री ही मिलेगा। तो ड्यूअल कन्वर्टर के मेजर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सर्कुलेटिंग करंट जिसमें फ्लो होता है, दूसरे में सर्कुलेटिंग करंट है जिसमें नहीं फ्लो होता है। तो नॉन सर्कुलेटिंग करंट जो टाइप होता है वहाँ पे हम लोग जो दोनों कन्वर्टर है उसमें से कोई एक कन्वर्टर है वही एक टाइम पे फायर करते हैं, थोड़ा डिले देने के बाद फिर जो दूसरा कन्वर्टर है वो हम लोग वहाँ पे वो चालू कर दे, उसको हम लोग फायरिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग दोनों साथ में फायरिंग करेंगे तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम भी रहेगा फिर भी दोनों में फेज डिफरेंस रहेगा। ओके, तो अल्फा का वैल्यू दोनों का अलग अलग रहेगा। तो इसके वजह से दोनों का अगर वोल्टेज आप यहाँ पे चेक करोगे हर एक पॉइंट के दोनों का जो वोल्टेज है वो अलग अलग है। तो दोनों का वोल्टेज इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज है वो अलग है, अगर एवरेज वोल्टेज भी सेम रहा फिर भी जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो अलग होता है। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अलग होने की वजह से दोनों में सर्कुलेटिंग करंट है वो फ्लो होता है। ओके, तो इसे हम लोग सर्कुलेटिंग टाइप करंट है उसे हम लोग कहते हैं। इसके रिलेटेड ही यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन ड्यूअल कन्वर्टर द सर्कुलेटिंग करंट के बारे में क्या होता है, अलाउज द स्मूथ रिवर्सल ऑफ द लोड करंट बट इंक्रीजेस द रिस्पॉन्स टाइम। देन उसके बाद आता है डज नॉट अलाउ द स्मूथ रिवर्सल ऑफ द लोड करंट बट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्स टाइम। ऑप्शन 3 है अलाउज द स्मूथ रिवर्सल ऑफ द लोड करंट विद द इम्प्रूव्ड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। एंड द फोर्थ वन इज फ्लोज ओनली इफ देयर इज नो इंटरकनेक्टिंग इंडक्टर। तो सर्कुलेटिंग टाइप में दोनों के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लोड कनेक्टेड है वहाँ पे इंडक्टर है वो हम लोग दोनों जगह पे कनेक्ट करते हैं कि L/2 इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और L/2 है वो हम लोग राइट साइड पे कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है। तो ये होता है सर्कुलेटिंग करंट टाइप में कि वोल्टेज डिफरेंस होने की वजह से, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिफरेंस होने की वजह से दोनों के बीच में जो सर्कुलेटिंग करंट है वो फ्लो होता है। तो अगर हम लोग नॉन सर्कुलेटिंग के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, कन्वर्टर 1 सबसे पहले फायर करेंगे, उसका जो करंट है वो 0 होने तक हम लोग वेट करेंगे,
फिर उसके बाद थोड़ा डिले प्रोवाइड करने के बाद फिर बाद में हम लोग कन्वर्टर 2 है वो हम लोग फायर करेंगे। तो इसमें साइमल्टेनियस ऑपरेशन नहीं होता है, सर्कुलेटिंग करंट ऑब्वियसली फ्लो नहीं होगा, ये इसका एडवांटेज है क्योंकि उसके लॉसेस वगैरह भी कम हो जाएंगे। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, जो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है वो हमें कंटिन्यूसली पाने के लिए वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लगेगा। लेकिन अगर हम लोग सर्कुलेटिंग करंट वाला अगर जो मतलब दोनों साइमल्टेनियसली अगर हम लोग फायर करेंगे तो उसके वजह से सर्कुलेटिंग करंट तो फ्लो होगा, लेकिन जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन रहेगा वो हमारा बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू द नॉन सर्कुलेटिंग ऑपरेशन। तो इसलिए ऑप्शन 3 है करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इट ऑलवेज अलाउ द स्मूथ रिवर्सल ऑफ द लोड करंट विद इम्प्रूव स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, यूकेपीएससी जेई में ईयर 2013 में और टीएस ट्रांसको के एग्जाम में ईयर 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ड्यूअल कन्वर्टर द सर्कुलेटिंग करंट ए अलाउज द स्मूथ रिवर्सल ऑफ लोड करंट एंड बी इम्प्रूव द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसमें स्मूथ रिवर्सल ऑफ द लोड करंट भी पॉसिबल है एंड जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पे फास्ट होता है। तो इसलिए बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है वो यूपीआरवीओ एनएल में पूछा गया था ईयर 2014 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन रिक्वायर्स 2 फुल कन्वर्टर्स कनेक्टेड इन। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो सर्किट था वो, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कन्वर्टर्स होते हैं वो एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन 2 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। एक्चुअली में एंटी पैरेलल देना चाहिए लेकिन पैरेलल है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सीरीज कास्केड और बैक टू बैक तो हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन यहाँ पे कैसे दिया है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये टीएस ट्रांसको का क्वेश्चन था, ईयर 2015 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 pulse converter has a freewheeling diode across its load. The operating range of the converter is okay। तो 3 pulse converter यानी कि ये 3 phase हाफ वेव कन्वर्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फुल वेव में हमें 6 pulse मिलता है, तो यहाँ पे 3 pulse यानी कि 3 phase हाफ वेव कन्वर्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोगों ने कनेक्ट किया है किसी लोड पे, और ये फ्री व्हीलिंग डायोड है यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसके लिए वेवफॉर्म कैसा होता है हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि जो ए फेज है ये 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में ही यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर हम लोगों ने डायोड सर्किट यूज किया या फिर अल्फा अगर हम लोगों ने 0 भी रख दिया, फिर भी जो ए फेज का हमें जो पॉजिटिव पीक आउटपुट पे मिलेगा वो 30 डिग्री से लेके स्टार्ट होके 150 डिग्री तक हमें मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग ही उसका 30 डिग्री से। अगर हम लोगों ने कुछ भी यहाँ पे फायरिंग है वो प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी जैसे जैसे हम लोग अल्फा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा अगर हम लोगों ने 30 डिग्री कर दिया तो ये 60 डिग्री से वो फायर होना चालू करेगा, यानी कि 30 डिग्री इसका ओरिजिनल प्लस एडिशनल 30 डिग्री, यानी कि टोटल 60 डिग्री से फायर होना चालू करेगा। और जहां तक इसका टर्मिनेशन है आप देख सकते हो 180 डिग्री पे ये जाके टर्मिनेट होगा। तो ये चालू होगा 60 डिग्री से और ये एडिशनल 120 डिग्री तक जाने की कोशिश करेगा, यानी कि अप टू 180 डिग्री तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेवफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे 0 पे टच होकर ये वापस से स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन कहेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे तो ये 30 + 60 यानी कि स्टार्टिंग इसका ए फेज का जो स्टार्टिंग हुआ वो हमें 90 डिग्री से मिलेगा, लेकिन जो ए फेज है वो सिर्फ 180 डिग्री तक ही यहाँ पे प्रेजेंट है पॉजिटिव साइड पे। तो इसलिए हमें जो कंडक्शन पीरियड है वो अभी यहाँ पे कम होते जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये 90 से लेके 180 डिग्री तक ही है। अगर हम लोग 90 से मतलब फायरिंग एंगल अगर हम लोग 90 रख दिया तो ये 90 के बाद 30 के बाद 90 डिग्री यानी कि टोटल 120 डिग्री से यहाँ पे चालू होगा। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 पे हमें 30 मिल रहा है, तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 150 हम लोग रखेंगे तब ये 180 डिग्रीज पर हमें कहीं पे जाके मिलेगा, करेक्ट। तो इसका जो रेंज है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्फा इज इक्वल टू 0 से लेके 150 डिग्री के बीच में हम लोग इसको फायर कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपको नहीं समझा तो वीडियो वापस रिवर्स करके देखना, आप वेवफॉर्म है वो वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A 3-phase wound rotor induction motor is controlled by a chopper controlled resistance in its rotor circuit. A resistance of 2 ohm is connected in the rotor circuit and the resistance of 4 ohm is additionally connected during the off period of the chopper. The off period of the chopper is 4 milliseconds. The average resistance in the rotor circuit for the chopper frequency of the 200 Hz is dash. Okay, तो बहुत दिखने में तो ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन हम लोग एक एक करके जो लाइन है वो डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, जो 3-phase बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर को हम लोगों ने चॉपर का जो इनपुट है वो दिया है उसके रोटर सर्किट को। अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm इज कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट, तो ये प्रेजेंट है नॉर्मली। और इन्होंने कहा है कि 4 ohm का जो एडिशनल जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्ट होगा ऑफ पीरियड में। ओके, और इन्होंने पूछा है फाइनली द एवरेज रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो वेवफॉर्म है वो समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाएगी।
तो ड्यूरिंग हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द टी ऑन पीरियड में जो मतलब नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 2 ओम है, और जैसे ही हम लोग इसको ऑफ पीरियड में जो कंडक्ट करने लगेगा तब ये 2 ओम तो रेजिस्टेंस रहेगा, साथ में 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है एडिशनली यहाँ पे ऐड होगा। तो इसलिए हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो कुछ सर्किट है वो ऐसा ड्रॉ कर लेते ताकि हमें आसानी होगी समझ में। तो यहाँ पे 2 ओम का जो वैल्यू है वो हमें स्टार्टिंग में मिलेगा टी ऑन ड्यूरेशन में, और उसके बाद जो टी ऑफ ड्यूरेशन वाला था वहाँ पे हमें एडिशनल 4 यानी कि टोटल जो 6 ओम वाला जो टोटल टाइम पीरियड है वो हमें मिलेगा यहाँ पे। इन्होंने कहा है 6 ओम के लिए यहाँ पे टी ऑफ ड्यूरेशन है। ओके, टी ऑफ का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होगा टी ऑफ, और यहाँ पे है ये है टी ऑन। ओके, ये होगा टी ऑफ, ये होगा टी ऑन। टी ऑफ का वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दिया है 4 मिली सेकेंड है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। टी ऑन का वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इट इज़ अ 200 हर्ट्ज पे ये ऑपरेट कर रहा है, यानी कि टोटल टाइम पीरियड हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 200 अगर हम लोगों ने किया तो हमें मिल जाएगा ये समथिंग 5 मिली सेकेंड। ओके, ये मिलेगा 5 मिली सेकेंड, टोटल टाइम ड्यूरेशन है ये 5 मिली सेकेंड है। टी का जो वैल्यू होता है टी इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड, यानी कि जो टी ऑन का वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 मिली सेकेंड। ओके, तो हमें एवरेज रेजिस्टेंस है फाइंड आउट करना है, तो अगर हम लोग एरिया अंडर द कर्व है वो फाइंड आउट करेंगे तो इसके वजह से हमें जो एवरेज वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो एवरेज के लिए आर एवरेज का जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आर एवरेज के लिए अगर हमें एवरेज निकालना तो मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि 1/5 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 ओम मल्टीप्लाई बाय 1 मिली सेकेंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, 4 है वो मिली सेकेंड है, टी ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई बाय 6 एंड टी ऑन पीरियड मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, और ये टोटल डिवाइडेड बाय 5 हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 1/5 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस ये हो जाएगा 24 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 5 ओम। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था टीएस ट्रांसको के एग्जाम में और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विल हैव अ बेटर परफॉर्मेंस इफ इट इज लोड इंडक्टेंस इज स्मॉल एंड सोर्स इंडक्टेंस इज लार्ज, बोथ लोड एंड सोर्स इंडक्टेंसेस आर स्मॉल। तो यहाँ पे लोड और सोर्स इंडक्टेंस के टर्म में इन्होंने पूछा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार टोटल पूछा गया था टीएस ट्रांसको के एग्जाम में 15 में, बीएचईएल के एग्जाम में 2019 में, और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 2012 में और 2015 में। तो अगर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है लोड इंडक्टेंस, अगर हमारा ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा तो क्या होगा। लोड इंडक्टेंस जितना ज्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से ही जो हमें आउटपुट का जो करंट मिलेगा वो स्मूथ हमें वहाँ पे मिलेगा। ओके, वहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें नहीं मिलेगा। तो ये इसका एडवांटेज होगा अगर हम लोगों ने आउटपुट का जो इंडक्टेंस है उसका वैल्यू अगर हम लोगों ने ज्यादा रखा। तो लो रखा तो इसका कुछ इतना एडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने वहाँ पे मैक्सिमम रखा, उसका वैल्यू जितना ज्यादा रखा तो आउटपुट का जो लोड करंट हमें मिलेगा वो हमें स्मूथ मिलेगा। तो अगर हम लोगों ने सोर्स इंडक्टेंस का वैल्यू है वो ज्यादा रखने की कोशिश की तो इसके वजह से जो ओवरलैपिंग एंगल है वो बढ़ता है। ओवरलैपिंग एंगल बढ़ने की वजह से जो कम्यूटेशन होता है थायरिस्टर का वो अच्छे से नहीं होता। इसके वजह से जो आउटपुट का जो वेवफॉर्म है वो भी हमें आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कम मिलेगा अगर ज़्यादा कम्यूटेशन होने की वजह से, और बाकी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कम्यूटेशन की वजह से। तो इसलिए सोर्स इंडक्टेंस का जो वैल्यू है हम लोग मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, और जो आउटपुट इंडक्टेंस का वैल्यू है वो या फिर जो लोड इंडक्टेंस का वैल्यू है वो हम लोग मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं लोड इंडक्टेंस स्मॉल, ये तो बहुत सेम है, स्मॉल एंड लार्ज है। लोड इंडक्टेंस इज लार्ज एंड सोर्स इंडक्टेंस इज स्मॉल। ओके, तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज नॉर्मली एम्प्लॉयड। तो ये भी सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंडक्टेंस के वजह यहाँ पे इन्होंने इम्पीडेंस और हाई रिएक्टेंस के बारे में बात की है। तो ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन था, सेम पैटर्न है, सिर्फ इन्होंने वर्ड चेंज किया है। तो सोर्स इंडक्टेंस रहेगा वो मिनिमम रहेगा और जो लोड इंडक्टेंस रहेगा वो हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी चॉपर इज फेड फ्रॉम अ कांस्टेंट वोल्टेज मीन्स द ड्यूटी रेशियो ऑफ द चॉपर इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज व्हाइल द चॉपर फीड्स एन आरएल लोड, द पर यूनिट करंट रिपल वुड। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जो रिपल करंट कितना होगा डीसी चॉपर के आउटपुट में इन्होंने पूछा है, मतलब उसका वर्किंग कैसे होगा, इंक्रीज रहेगा, डिक्रीज होगा प्रोग्रेसिवली, या फिर उसका वैल्यू वो डिक्रीज होकर मिनिमम हमें मिलेगा या फिर इंक्रीज होकर हमें मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो वेवफॉर्म है वो देख लेते चॉपर का। चॉपर का वेवफॉर्म हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ऑन रहेगा तो ऐसा, ऑफ रहेगा तो ऐसा। ओके, जो करंट का वेवफॉर्म है वो भी हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कंटिन्यूस करंट ही हम लोग अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है डिसकंटिन्यूस है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग कंटिन्यूस करंट ही अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि रिपल करंट कितना रहेगा, तो I1 से लेके I2 के बीच में मतलब टोटल ये कितना वेरी हो रहा है, इसी के रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने पूछा। इसी के हम लोग डेल्टा IL भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा IL। ओके, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा IL।
तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये स्टेप डाउन चॉपर का डायग्राम है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर हम लोगों ने स्विच इसको ऑन कर दिया तो स्विच ऑन करने की वजह से हमें कुछ ऐसा सर्किट दिखाई देगा। ओके, कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों पैरेलल में है, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली रेजिस्टर यहाँ पे अज्यूम किया है। ऑन के वक्त यहाँ पे डायोड का तो कोई भी रोल प्ले में नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने डायोड है वो इग्नोर कर दिया है। तो ये सर्किट के हेल्प से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस सर्किट के हेल्प से हम लोग ऐसे लिखेंगे PL इज इक्वल टू VS माइनस V0, करेक्ट। और हम लोग स्टेप डाउन चॉपर ही अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग स्टेप डाउन चॉपर यहाँ पे कंसीडर करेंगे। VL का वैल्यू क्या होता है, VL इज इक्वल टू L di/dt होता है। हम लोग सबसे पहले ऑन के बारे में बात करेंगे, ओके। तो इसलिए मैं ऑन करंट यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ DI ऑन, इसलिए dy/dt ऑन, यानी कि ऑन ड्यूरेशन में इसका कितना रहेगा इज इक्वल टू VS माइनस V0 का वैल्यू कितना होता है। स्टेप डाउन चॉपर के केस में जो V0 होता है वो होता है D टाइम्स ऑफ द VS, करेक्ट। ड्यूटी साइकिल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे मैं वो भी सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ D VS। तो D आयन का वैल्यू है, तो D आयन में क्या हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आयन की ड्यूरेशन में ये I1 से लेके I2 पे फ्लो हो रहा है। ओके, I1 से लेके I2 तक इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली डेल्टा IL भी लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा डेल्टा IL का वैल्यू डिवाइडेड बाय T ऑन का वैल्यू। ओके, ये होता है टोटल ड्यूटी साइकिल DT और ये होता है T, क्योंकि DT से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन है वो, तो इसलिए T ऑन को हम लोग DT से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो T ऑन को हम लोग मैं DT यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा L, ये हो जाएगा 1 माइनस D, VS है वो मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद अगर हम लोग डेल्टा IL का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा D इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस D VS, और नीचे ये जो L है ये नीचे चला आएगा, और जो अगर हम लोगों ने T है ये अपोजिट साइड पे लिया तो 1/T मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 1/T यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कंसिडर करूँगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा IL का वैल्यू। इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको वैल्यूज देंगे तो वो भी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पूछा है कि डेल्टा IL यानी कि रिपल करंट में कैसे चेंज होगा अगर हम लोगों ने डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, D मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D है। तो अगर आप D का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, इनिशियली आप चाहिए तो 0.1 सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 हो जाएगा। ओके, तो आपको वैल्यू इसका मिलेगा समथिंग 0.09। वैसे जो वैल्यू है वो बढ़ाते जाना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.16। सिमिलरली अगर आप बढ़ाते जाओगे तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा 0.5 पे, कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू मिलेगा आपको 0.25। ओके, जैसे हम लोग और बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0.6, अगर हम लोगों ने किया तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4। ओके, अगर हम लोगों ने 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 किया तो हो जाएगा 0.24। ओके, और सिमिलरली स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इज इक्वल टू 0.24। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और आगे या बाद में वापस से डिक्रीज हो रहा है, तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू इसका मिलेगा वो हमें अल्फा इज इक्वल टू 0.5 पे जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें दिखाई देता है। तो यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे पहले इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो इट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा इज इक्वल टू 0.5 एंड देन अगेन डिक्रीजेस। ओके, तो अगर हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे अल्फा, तो ये इंक्रीज होते जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.5 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा और ये वापस से डिक्रीज होते जाएगा। तो ये TS ट्रांसफर का क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर द फ्री व्हीलिंग कैन बी नीडेड फॉर द लोड ऑफ। तो फ्री व्हीलिंग डायोड हम लोग वहाँ पे क्यों यूज करते हैं, तो सभी को पता है फ्री व्हीलिंग डायोड हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव सर्किट के केस में वहाँ पे यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर रह जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ चॉपर फेड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ड्राइव इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड ऑपरेट इन द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। तो इसमें से कौन सा है वो क्वाड्रेंट है वो इसमें ऑपरेट करेगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। यहाँ पे ऑप्शन दिया भी गया है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो ये टाइप बी चॉपर जो रहता है, टाइप बी चॉपर, इसका ये डायग्राम है, तो जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो पॉसिबल होती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हम लोग सर्किट से समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। अगर हम लोगों ने ऑन पीरियड में, कि जब भी ये स्विच है क्लोज होगा तो तब ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड है और ये शॉर्ट सर्किट से नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये जो डायोड का यहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा ऑन पीरियड में। तब यहाँ पे ये सर्किट में क्या होगा कि ये जो बैक EMF है ये करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा ये पर्टिकुलर सर्किट में, और ये जो इंडक्टर है ये वैल्यू है वो स्टोर करने की कोशिश करेगा जब भी जो स्विच है वो ऑन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि करंट है वो ऐसे फ्लो करने की कोशिश करेगा बैक EMF की वजह से, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव में, यानी कि हम लोगों ने जो आइडियल जो एक्चुअल में जो करंट डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो करने की कोशिश करेगा। I0 यहाँ पे आप देख सकते हो
आई नॉट का वैल्यू होगा ऐसे फ्लो होगा। जब भी हम स्विच को ओपन करेंगे तब ये जो इंडक्टर है वो स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करेगा थ्रू द डायोड, ये जो वोल्टेज सोर्स है एंड बैक टू द ईएमएफ। तो इसी डायरेक्शन में जो करंट का वैल्यू है वो हमें दिखाई देगा, यानी कि माइनस आई नॉट का वैल्यू है वो हमें माइनस दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वोल्टेज का वैल्यू है वो हम लोग प्लस ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिसे हम लोग कहते हैं ये पॉसिबल है, जहाँ पे जो पावर है वो लोड से लेके सोर्स की तरफ सेंड होती है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो करंट का डायरेक्शन है ये फ्रॉम लोड टू सोर्स है, तो इसलिए ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो हमें करंट का वैल्यू मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा और जो वोल्टेज है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ अ 3 फेज स्क्वायर वेव कन्वर्टर कंटेन्स। तो हम सभी को पता है कि 3 फेज स्क्वायर वेव इन्वर्टर में हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवन हार्मोनिक्स हमें कभी दिखाई नहीं देते, वहाँ पे इवन एंड ऑड भी नहीं दिखाई देते, एंड ओनली ट्रिपल हार्मोनिक्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। ट्रिपल हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन सिर्फ ट्रिपल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स ही वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द लाइन कम्यूटेटर कन्वर्टर ऑपरेट्स इन अ इन्वर्टर मोड। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया, जहाँ पे मैंने कहा था कि जो V0 का वैल्यू होता है वो होता है 2Vm/π cos अल्फा, करेक्ट, 2Vm/π cos अल्फा। अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन 90 रहेगा तो हमें V0 का जो वैल्यू रहेगा वो हमें प्लस मिलेगा, क्योंकि V0 का वैल्यू प्लस मिलेगा और I0 का वैल्यू हमें प्लस ही मिलता है। अगर अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे V0 का वैल्यू है वो हमें माइनस मिलेगा और जो I0 का वैल्यू है वो हमें प्लस दिखाई देगा। ओके, P0 का वैल्यू क्या होता है हम लोगों ने देखा था, V0 मल्टीप्लाई बाय I0। तो P0 का वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा फॉर अल्फा लेसर देन 90 डिग्री, एंड P0 का वैल्यू है वो हमें निगेटिव मिलेगा फॉर अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जो Q का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी था कि आप अपने नोट्स में है वो मेंशन कर लेना। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया है कि इन्वर्टर मोड में कैसे ऑपरेट करेगा। तो इन्वर्टर मोड में यानी कि सोर्स जो पावर ट्रांसफर होगा वो लोड से लेके सोर्स की तरफ ट्रांसफर होगा, तो इसलिए जो एक्टिव पावर रहेगा, एक्टिव पावर अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री में ये इन्वर्टर मोड की तरह एक्ट करेगा, ये इन्वर्टिंग मोड में एक्ट करेगा, जहाँ पे जो पावर है एक्टिव पावर है यानी कि जो रियल पावर है ये लोड से लेके सोर्स की तरफ ट्रांसफर होगी, और जो क्यू पावर है यानी कि जो रिएक्टिव पावर है वो हमेशा सोर्स से लेके लोड की तरफ ही जाएगी हमेशा। ओके, दोनों कंडीशन में जो रिएक्टिव पावर है ये सोर्स से लेके लोड तक ही जाएगी, और इन्वर्टिंग मोड में जो एक्टिव पावर है ये लोड से सोर्स तक जाएगी। ठीक है, इसलिए तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट ड्रॉज बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर फ्रॉम एन एसी सोर्स, नहीं। इट डिलीवर्स बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर टू एन एसी सोर्स, नहीं, ये भी नहीं है। इट डिलीवर्स द रियल पावर टू एन एसी सोर्स, करिए लोड से सोर्स की तरफ जाता है जो रियल पावर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एंड ऑप्शन डी है इट ड्रॉज द रिएक्टिव पावर फ्रॉम एसी सोर्स, तो करेक्ट ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है, तो शायद आपको इसके नीचे भी ऑप्शन रहेंगे कि बोथ सी एंड डी, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा, आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन्वर्टिंग मोड में जो रियल पावर होती है, रियल पावर वो लोड से सोर्स की तरफ जाती है, और जो रिएक्टिव पावर होती है वो सोर्स से लोड की तरफ जाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया था यूकेपीएससी एई के एग्जाम में ईयर 2022 में, और तमिलनाडु जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के एग्जाम में ईयर 2015 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज हैविंग द फॉलोइंग कन्वर्टर बिटवीन द डीसी सोर्स एंड इटसेल्फ। तो ये यूकेपीएससी का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में स्विच कनेक्टेड, उसके बाद डायोड कनेक्टेड है, रिवर्स कनेक्टेड है, और बाद में एल ए और आर यानी कि इसका इंडक्टर है वो प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक कॉमन सर्किट है बक कन्वर्टर का, इसलिए तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज द सर्किट ऑफ बक कन्वर्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A three-phase semi-converter feeds the armature of a separately excited DC motor, supplying a non-zero torque. For steady-state operation, the motor armature current is found to drop to zero value at a certain instant of time. The voltage at that instant assumes a value. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने थ्री फेज सेमी कन्वर्टर को, हम लोगों ने थ्री फेज सेमी कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो हम लोगों ने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को दिया है, इसमें नॉन जीरो टॉर्क है, लेकिन स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में जो मोटर का जो आर्मेचर करंट है इज फाउंड टू ड्रॉप टू जीरो वैल्यू। तो वहाँ पे जो आर्मेचर करंट का वैल्यू है वो वहाँ पे जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि द वोल्टेज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जहाँ पे हमें करंट का वैल्यू है वो जीरो मिल रहा है, वो वहाँ पे क्या होगा। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर करंट यहाँ पे जीरो होगा तो मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो वोल्टेज रहेगा वो इक्वल हो रहा है, जो ये वोल्टेज का जो बैक ईएमएफ रहेगा, जो मोटर का जो बैक ईएमएफ रहेगा उसका वैल्यू, और जो थ्री फेज कन्वर्टर का, थ्री फेज सेमी कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो अगर दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से
उसमें जो करंट है वो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ लॉजिक यूज करना था, इसलिए ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मोटर बैक ईएमएफ। तो अगर मोटर बैक ईएमएफ का वैल्यू और जो 3 फेज सेमी कन्वर्टर का जो आउटपुट का वैल्यू अगर दोनों इक्वल रहेगा तो वहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही चला जाएगा तो उन दोनों के बीच में कोई भी करंट है वो नहीं फ्लो। ओके, तो ये यूकेपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था ईयर 2022 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अलर्ट होके समझना है इन्होंने क्या दिया है, और ऑप्शन है वो आपको ध्यान से समझ के उसको डिकोड करने की कोशिश करना है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट सोर्स इन्वर्टर इज ऑब्टेन बाय इंसर्टिंग अ लार्ज। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन है वो डिस्कस किया था करंट सोर्स इन्वर्टर से रिलेटेड। वहाँ पे मैंने डीसी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो इंडक्टर है वो कनेक्ट किया था, और मैंने वहाँ पे कहा भी था कि ये कांस्टेंट करंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है लोड की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2012 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंगल फेज हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर विथ इनपुट एज 330 sin 314t volt is feeding a separately excited DC motor. If the back EMF of the motor is 80 volt and the armature reaction is 4 ohm and ACRs are fired symmetrically at 30 degree, then the armature current will be. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, a single phase half controlled bridge rectifier. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज अ हाफ कंट्रोल्ड है। ओके, हाफ वेव नहीं है, हाफ कंट्रोल्ड है, यानी कि हम लोग जो थायरिस्टर्स और जो डायोड है वो साइमल्टेनियसली इसमें यूज करते हैं, दो डायोड यूज करेंगे, दो थायरिस्टर्स यूज करेंगे, ये हाफ कंट्रोल्ड है। ओके, यानी कि हाफ पोर्शन हमारे पास कंट्रोलिंग होता है, तो इसलिए हाफ कंट्रोल इसे कहते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने दिया है इनपुट का वैल्यू, यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि एक आइडिया हो जाएगा। ये सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर, जिसका जो इनपुट का वैल्यू है यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये है 330 sin 314t, और इसका जो आउटपुट है ये हम लोगों ने कनेक्ट किया है एक मोटर को, इसका बैक ईएमएफ का वैल्यू है ये 80 वोल्ट दिया है, यहाँ पे 4 ओम है इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, और इन्होंने जो करंट का वैल्यू इसमें कितना फ्लो होगा ये इन्होंने यहाँ पे पूछा, आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने इसका फाइंड आउट किया आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर का, तो हमें इजीली इसका जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वी नॉट का वैल्यू होता है Vm/π, ओके, 1 + cos अल्फा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे डिराइव करते नहीं बैठेंगे, बहुत ही ईजी होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे जो वेवफॉर्म है वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको पता रहेगा इसका तो आप बहुत ही 30 से 40 सेकंड में इसका जो इंटीग्रेशन करके आप फाइनल आंसर तक पहुँच सकते, यही आपको मिलेगा Vm/π 1 + cos अल्फा। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट किया तो हमें वी नॉट का वैल्यू है वो मिल जाएगा। Vm का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, Vm का वैल्यू है 330, क्योंकि Vm sin ω-t होता है पैटर्न में, तो इसको वापस से √2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, तो ये 330 डिवाइडेड बाय पाई इंटू द ब्रैकेट 1 + cos अल्फा। cos अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2। ओके, तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको इसका वैल्यू है वो समथिंग 195 वोल्ट्स के अराउंड कुछ आपको मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेटर नहीं भी होगा फिर भी आप इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दो क्या कैसे करोगे आप। 330 डिवाइडेड पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप 3.14 या फिर 22/7 भी आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, यानी कि ये 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये 2 + √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 330 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1.73, यानी कि हो जाएगा 3.73 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3.14 और 3.73 हम लोग कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 0.6 से ज़्यादा है। ओके, 3.14 से 0.6 या ज़्यादा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर का टर्म है ये 20% ज़्यादा है। अगर 3.1 का अगर हम लोग 20% लेंगे तो ये 0.6 के अराउंड कुछ आएगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1.2 से ज़्यादा है। तो हम लोग रफली एक आइडिया ले सकते हैं कि 330 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 1.2 होगा, अगर हम लोग इन दोनों को डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, और डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 165 मल्टीप्लाई बाय 1.2। ओके, ये समथिंग कुछ 198 वोल्ट आएगा। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, अगर आप चाहिए तो कैलकुलेटर में देखना कितना आता है, मुझे नहीं पता एक्जैक्टली कितना वैल्यू आता है, लेकिन 195 से 198 के बीच में कुछ आपको मिलेगा आंसर। ओके, तो अगर हम लोग जो आई का वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये इसका वैल्यू अगर हम लोग 198 भी अज्यूम किया तो 198 माइनस ई का वैल्यू है वो 80,
एंड डिवाइडेड बाय जो आर ए का वैल्यू यानी कि 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 118 डिवाइडेड बाय 4। तो 118 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू है वो आपको अराउंड 29 एम्पेयर के आसपास कुछ मिलेगा। कम या ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्टली वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं किया है, हम लोगों ने अप्रोक्स किया यहाँ पे भी मैं 198 अप्रोक्सीमेट कर लेता। आप कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, 195 से 198 के बीच में कुछ आएगा यहाँ पे वैल्यू है वो। और आए का वैल्यू अगर आप एक्जैक्टली फाइंड आउट करोगे, अगर कैलकुलेटर प्रेजेंट रहेगा तो समथिंग 29 के आसपास आपको मिलेगा। ओके, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके भी फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब ये यूकेपीएससी का एग्जाम था तो यहाँ पे भी कैलकुलेटर शायद से नहीं अलाउड रहेगा। तो अगर आपको एई के एग्जाम में आपको थोड़े एडिशनल जो कैलकुलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1/π का वैल्यू कितना है, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, e⁻⁻1 का वैल्यू कितना होता है, π/3 जो होते हैं, tan 1/4, tan 3/4, ये बहुत कॉमनली चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप एई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो आपको अप्रोक्सीमेशन करके ही फाइनल आंसर तक पहुंचना पड़ेगा अगर आपको कैलकुलेटर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंगल फेज इन्वर्टर हैज अ स्क्वायर वेव आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट इन रिलेशन टू द फंडामेंटल कंपोनेंट। कुछ सिंगल फेज इन्वर्टर का आपको जो फोरियर सीरीज होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये होता है n = 1 3 5 जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये होता है 4Vs डिवाइडेड बाय n पाई साइन n ओमेगा टी। ओके, ये n से लेके इन्फिनिटी तक होता है 4Vs डिवाइडेड बाय n पाई साइन n ओमेगा टी। Vs होता है वो हम लोग जो डीसी सप्लाई है वो अप्लाई करते हैं। वो यहाँ पे इन्होंने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट इन रिलेशन टू द फंडामेंटल कंपोनेंट। ओके, तो हमें सबसे पहले V01 का वैल्यू यानी कि फंडामेंटल कंपोनेंट का वैल्यू है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो V01 पे जब मतलब n की जगह पे हम लोग जो 1 का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये RMS वैल्यू। ओके, ये RMS वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए ये हो जाएगा 4Vs डिवाइडेड बाय n का जगह पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय RMS है तो इसलिए हम लोग 1/√2 से और एक इसको डिवाइड करेंगे, 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक के लिए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो n का वैल्यू है वो सिंपली आपको 5 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा 4Vs डिवाइडेड बाय 5π मल्टीप्लाई बाय 1/√2। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि परसेंटेज ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल। ओके, तो हम लोग V05 डिवाइडेड बाय V01 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बाकी सारी चीजें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर रहेगा 1/5 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 1, यानी कि V05 डिवाइडेड बाय V01 इज इक्वल टू 1/5। तो 1/5 मतलब कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 20%, यानी कि टोटल जो फंडामेंटल कंपोनेंट के 20% जो फिफ्थ हार्मोनिक का जो वैल्यू है वो हमें दिखाई देता है ये सिंगल फेज इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज में। तो इसलिए ऑप्शन सी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर यानी कि CSI इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटिव लोड ओनली, द वेवफॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फॉर कांस्टेंट सोर्स करंट विल बी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म हमें कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा करंट सोर्स इन्वर्टर के केस में, वो कौन से टाइप का रहेगा। तो हम लोगों ने अच्छे से जो करंट सोर्स इन्वर्टर है उसका जो क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने थ्योरी भी एक्सप्लेन की है लास्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको आंसर पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। ओके, ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन था। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो पे आ रहे हैं तो आप वो वीडियो रेफर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लाइन क्यूमुलेटेड फेज कंट्रोल इन्वर्टर इज ऑपरेटिंग एट इट्स इन्वर्टर लिमिट, देयर कैन बी अ कम्यूटेशन फेलियर इफ। ओके, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कम्यूटेशन फेलियर है वो किसके वजह से हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड द बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस सच दैट द V/F इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कम्यूटेशन फेलियर है वो क्यों होता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। कम्यूटेशन फेलियर मतलब क्या होता है कि जो थायरिस्टोर होते हैं वो एग्जैक्ट जिस मोमेंट पे उसको बंद होना चाहिए, फिर उसको कंडक्शन है वो स्टॉप कर देना चाहिए, कम्यूटेट होना चाहिए, वो एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे कम्यूटेट नहीं हो रहा है या फिर कम्यूटेशन है वो वहाँ पे फेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वहाँ पे स्विचिंग है वो फास्ट नहीं हो रही है, स्विचिंग फास्ट ना होने की वजह से वहाँ पे जो कम्यूटेशन है वो फेल हो रहा है। करेक्ट। तो कम्यूटेशन फेलियर का रीजन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों ने इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम लोगों ने वो बढ़ाने की कोशिश की, तो अगर इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश की जिसकी वजह से एक्चुअल में वो फास्ट स्विचिंग है वो ऑपरेट होना चाहिए, जो स्विचेस है उसको फास्ट ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन हर एक स्विच का खुद का एक कुछ ना कुछ एक लिमिट होता है, उससे वो ज़्यादा आगे जाके वो स्विचिंग नहीं कर सकता। अगर स्विचिंग करने की हम लोग कोशिश की तो वहाँ पे जो कम्यूटेशन है वो फेल हो जाएगा। ओके, उसको एक सर्टन कुछ लिमिट होता है, वो पर्टिकुलर लिमिट पे ही वो फास्ट स्विचिंग है वो कर सकते, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों ने इंक्रीज किया, फिर अगर हम लोगों ने हायर फ्रीक्वेंसी पे उसको ऑपरेट करने की कोशिश की
तो वहाँ पे कंप्यूटेशन फेल होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन था। तो ऐसे कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के पेपर में आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन चाहिए तो उसका जो बुकलेट होता है वो आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों वॉल्यूम की, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में इन्वर्टर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने इस लेक्चर में बहुत सारे इन्वर्टर के क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। पावर एडिटर्स के हम लोग इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन है वो डिस्कस करेंगे। मैंने कम्युनिटी पे पोल भी डाला था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो कौन सा वीडियो है वो नेक्स्ट चाहिए, कौन से टॉपिक पे। तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे भी एक्टिव रहना, वहाँ पे मैं कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली जो पोल्स है वो डालते रहता हूँ, तो इसलिए हमें अच्छे से वो फीडबैक है वो मिलते रहेगा। तो इसके वजह से आपको जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वो हमारे तरफ से आपको इजीली है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो और अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चंस के साथ। We'll be right back.